अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक लेके आया है टेक्स्ट बुक पास। तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी। टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेक्स्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। Hello aspirants, my name is Radhishyam Tiwari. I belong to Sasaram, Bihar. I have done my primary schooling from my village itself till class 4th, and then I moved to a nearby town where I studied in class 4 and 5 near in San Michael Public School, Chennai. Thereafter, I did my schooling in class 6 to 12th from Central Hindu Boys School, Varanasi, and thereafter I joined IIT Bhubaneswar in 2014 and completed my BTech in Civil Engineering in 2018. And then after the college, I got the campus placement in National Council for Cement and Building Material. I worked there for 1.5 years. So along with the job, I joined a coaching institute in Delhi in weekend program at IES Master for Engineering Services and GATE Preparation. फिर मैंने जॉब के साथ 2019 का ESC का अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स स्टेज क्लियर नहीं हुआ. Then I continued the job till October 2019, and then before Engineering Services 2020, I left the job for full-fledged preparation for ESC 2020. मतलब इन ESC 2020 में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा एंड फाइनली 20 मार्क्स से मेरा फाइनल कट ऑफ से रह गया था सिलेक्शन. बट फिर वापस से मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 की प्रिपरेशन की एंड दिस ईयर इन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 आई गॉट AIR 2 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच. सो बेसिकली हम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में अभी बात करेंगे. इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इंजीनियर्स के लिए वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्ज़ाम है जो हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज़ की जाती है. तो इसमें बेसिकली 4 ब्रांचेस के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो मैं सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा. तो जैसा कि हम एज अ ब्रॉड सिलेबस देखते हैं तो इसमें ये 1300 मार्क्स का ओवरऑल होता है. उसमें प्रीलिम्स स्टेज 500 मार्क्स, मेन 600 मार्क्स और 200 मार्क्स फॉर पर्सनालिटी टेस्ट. तो सारे के सारे जो स्टेज हैं वो मोस्ट अभी के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एग्ज़ाम में फ़ाइट करनी है, रैंक लानी है, बिकॉज नाउ इट इज़ वैकेंसी हैज़ बीन रिड्यूस्ड. सो हम क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंट स्टेज के बारे में देखते हैं. सो प्रिलिमिनरी स्टेज जो 500 मार्क्स का है उसमें 200 मार्क्स GS का होता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर, और 300 मार्क्स फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स. सो GS में मैंने किन सोर्सेज को फॉलो किया और क्या करना चाहिए उसको मैं अभी बताता हूँ. GS 200 मार्क्स का होता है. इसमें 100 क्वेश्चंस एंड टाइम फॉर GS इज़ 120 मिनट्स. तो जिसमें मोस्टली 10 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट का वेटेज 5% से 10%, मतलब मिनिमम 5 क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. तो अगर हम एज ए इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फेच कर सकते हैं मार्क्स, बिकॉज GS में अनसर्टेनिटी काफ़ी होती है, जैसा कि हमने पिछले 4-5 सालों के पेपर्स को देख के ऑब्जर्व किया. तो पहला हम जो कुछ मेजर सब्जेक्ट जिनके ऊपर इंजीनियर्स को फोकस करना चाहिए वो है मैथ एप्टी, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से कुछ पार्ट मैच करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी सिविल इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट हो गया, एथिक्स जो बहुत मतलब छोटी सी होती है, मतलब ज़्यादा इंजीनियरिंग एथिक्स हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है. तो इसको एक बार कोचिंग्स के
जो नोट्स अवेलेबल है उनको एक बार पढ़ के जाओ, तो आप इजीली एथिक्स के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मटेरियल साइंस, डिज़ाइन, ड्राइंग, सेफ्टी, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी कोचिंग्स के जो नोट्स हैं उनको एक बार आप रीड करके चले जाओ, तो आप इजीली अगर 10 क्वेश्चन आया तो 4-5 क्वेश्चन तो इन सब्जेक्ट से कर सकते हो। बाकी जो मैंने ऊपर के सब्जेक्ट्स बताया लाइक इन्वायरमेंट, मैथ, हैप्टिक, क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनके ऊपर आप अच्छा कमांड रखो, तो जिससे क्या होगा कि आप इजीली 50-60 क्वेश्चन तो कर सकते हो एकदम आसानी से। तो हम अगर ये जो क्वेश्चंस अगर हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उसको हमें एलिमिनेशन टेक्निक अपना के अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि श्योरिटी कम रहती है, तो हमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना चाहिए। अगर मैं बताऊं कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस मैंने कट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे हैं मेरे पास, तो उन क्वेश्चन पे भी हमें गेस कर लेना चाहिए कि अच्छा 2 प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी तो प्रोबेबिलिटी 50% होगी सही होने की, तो इस हिसाब से भी हमें कुछ करके अटेम्प्ट को अपना बढ़ाना चाहिए। तो लाइक मैं अपने दोनों अटेम्प्ट्स में, मेरा अटेम्प्ट जीएस में 80 to 90 के बीच में रहता था, और मैं जब चेक करता था तो मेरे 60 के आसपास सही होते थे। तो अगर जीएस में आपके 60 से 100, 80 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो डैट विल बी वेरी गुड। बाकी जीएस में लोग परेशान रहते हैं करंट अफेयर्स को लेकर, तो करंट अफेयर्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट एनुअल एडिशंस देती हैं। तो उन एनुअल एडिशंस को एग्ज़ाम से पहले एक बार आप कवर कर लो तो आपका कुछ पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में आजकल अनसर्टेनिटी काफ़ी हो रही है, कुछ भी मतलब एट रैंडम पूछा जा रहा है, तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। बाकी जीएस के लिए जो पिछले 5 साल के पेपर्स हैं इनको आप अच्छे से देख लो कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। मैथ और एप्टी के लिए गेट के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आप कर सकते हो। ये आपके ईएससी के जो मैथ और एप्टी के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे भी हेल्प करेगा। और टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर चाहे जीएस का हो या टेक्निकल का। तो जीएस के लिए भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज़ दो और टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करो, तो वहाँ से आपको नई चीज़ें सीखने को काफ़ी मिलेगी। अब आते हैं हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि हमारा मेजर होता है, इसके ऊपर हमारा पूरा कमांड होना चाहिए। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स सबको पता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 300 मार्क्स का। तो स्टार्टिंग में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना सिलेबस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तो लाइक मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में यानी 2020 में मेरा कवरेज कम था, तो उसके लिए मैंने जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे लाइक टनल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजी, स्टील के जो मिसलिनियस वाले टॉपिक्स हैं, सॉइल में वो जियोसिंथेटिक का जो पार्ट है, 1-2 क्वेश्चन इन सब से भी आ जाते हैं। तो इन सब को कवर करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं इनके, उनको एक बार पढ़ लिया और इनको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर दिया, इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट होते थे। जब भी मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ, आरसीसी हुआ, स्टील हुआ, तो इन सारे ही सब्जेक्ट्स में मैंने एक एक पेज छोड़ के रखे थे। तो जो भी मुझे कुछ नई चीज़ें मिलती थी तो मैं ऐड ऑन कर देता था, और जो मिसलिनियस टॉपिक्स बचे उनको भी मैंने एक एक 2-2 पेज करके कवर कर लिया था प्रीवियस ईयर। और टेस्ट सीरीज से अगर कुछ नए क्वेश्चन मिलते, यहाँ से इन सारे टॉपिक्स की कवरेज कंप्लीट हुई। बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है पेपर 1 के या पेपर 2 के, इनके ऊपर पूरा अच्छे से कमांड होना चाहिए आपका। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं लाइक बिल्डिंग मटेरियल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन मिसलिनियस, इनको आप ऑन द डेली बेसिस आप रीड कर सकते हो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को, क्योंकि थ्योरेटिकल वाले में इशू होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो अगर हम लगातार फ्रीक्वेंट पढ़ते रहेंगे इनको, तो हमें इनको याद रखने में आसानी होगी।
प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने बोला कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेस्ट सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज़ से आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सेम चीज़ मैंने जैसे जीएस के लिए किया था वैसा ही टेक्निकल के लिए किया। टेक्निकल में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिया, प्रीवियस ईयर के ऊपर अच्छे से अपना कमांड रखा, प्रीवियस ईयर को 2 से 3 बार बनाया, कुछ स्टार मार्क किए मैंने क्वेश्चन, जिससे कि मैं आखिरी टाइम पे इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकूं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ में अगर मुझे कुछ नई चीज़ें मिलती टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, तो उन नई चीज़ों को मैं अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेता था। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के अलावा मैंने एक सिविल सर्विस की भी प्रीवियस ईयर की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, उसको भी किया था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर एनफ हो जाता है इस। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा कि एटलीस्ट अगर आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज देते हो तो इससे आपकी वाइडनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इट विल हेल्प यू एंड बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, पर इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हर किसी के साथ होता है। आपको बस पेशेंस के साथ टेस्ट अच्छे से देना है और टेस्ट देने के बाद हर टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना है। अगर मैं कोई टेस्ट 3 घंटे का दे रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी एनालिसिस में मेरा 4 से 5 घंटा जाना चाहिए प्रॉपरली, कि जो क्वेश्चन मैंने सही किया उसको भी हमें देखना है कि अच्छा कहीं कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं मिल जा रहा है, या जो मेरे से छूट गया है उनको देखना है कि अच्छा ये किस वजह से मैं नहीं कर पाया, मेरी न्यूमेरिकल में गलतियां हो रही हैं कि मेरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में गलतियां हो रही हैं। तो अगर मेरी न्यूमेरिकल में गलतियां हो रही है तो मैं फॉर्मूला देखूंगा कि फॉर्मूला में तो मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला सही है। तो हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी। तो चूँकि प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो हमें कुछ क्या करना चाहिए कि मैथमेटिक्स के जो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, पावर्स हैं, इनको एटलीस्ट 1 to 20 तक के नंबर्स को याद कर लेने चाहिए। बेसिकली आप एक बार लिख लो और बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। इनको अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दे के एग्ज़ाम मोड में आपको टेस्ट देने हैं, तो इट विल हेल्प यू। और आखिरी में प्रीलिम्स का जब पेपर होने वाला होगा उससे 1 वीक पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट से जो लास्ट 2-3 ईयर के पेपर्स हैं उनको प्रिंट करा के और यूपीएससी की जो आंसर की है उसको भी डाउनलोड कर लो, और वहाँ से उसको एग्ज़ाम मोड में देने का अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप एक सिमिलर नेचर के पेपर को जस्ट अभी दिए हुए रहे होगे। तो बेसिकली इट विल हेल्प यू एंड ये आपके अच्छे स्कोर लाने में हेल्प करेगा। अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक लेके आया है टेक्स्ट बुक पास। तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी। टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेक्स्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अब आते हैं हम मेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर कि मेंस में क्या पैटर्न हमें रखने चाहिए। तो जैसा कि मैंने मेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था, कोचिंग में जो पढ़ाया गया था उसको फॉलो किया था। आईएएस मास्टर कोचिंग है, वहाँ पे ही मैंने मेंस की क्लासरूम कोर्स की थी और उन्होंने एक कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक दिया था। तो उसके 2 पार्ट होते थे, क्लासरूम प्रैक्टिस और एक सेल्फ प्रैक्टिस। तो क्लासरूम प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस कराए जाते थे उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते थे सेल्फ प्रैक्टिस में। तो मैंने एक पार्ट किया था उसका, और उन पार्ट्स को पहले प्रॉपरली मैंने अच्छे से किया। किस तरीके जब पिछली बार 2020 के अटेम्प्ट्स में मैंने उन पार्ट्स को पहले अच्छे से किया, उसके बाद 21 में भी प्रीवियस ईयर करने से पहले मैंने क्लासरूम सेट को वापस से रिवाइज़ किया, वापस से सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर
को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर को कवर करने की कोशिश किया। तो मैं मोस्टली 2 सब्जेक्ट लेके चलता था साथ में, कि पेपर 1 का एक सब्जेक्ट और पेपर 2 का एक सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने में स्टार्ट किया तो दूसरी साइड में सॉइल स्टार्ट कर लिया था। कुछ हर किसी का ये अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकता है कि कुछ लोग एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, पर चूँकि मोनोटोनस ना हो तो इसलिए मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता था। तो धीरे धीरे मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक कंप्लीट किया, उसके बाद वापस से जब प्रीवियस ईयर चालू किया तो मैंने मेंस की तैयारी इस हिसाब से की थी कि टेस्ट सीरीज़ जो होते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के शेड्यूल्ड, उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करता था। तो मैं यही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपना सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे तो एक तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा कि मुझे अभी ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, सब कुछ कंप्लीट भी हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करने से आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और कवरेज भी होता जाएगा। मेंस के पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं कि पेपर 1 में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और पेपर 2 में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो पेपर 1 इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पेपर 1 में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर सको उतना आपको हेल्प करेगा। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, RCC, स्टील स्ट्रक्चर्स, इनके ऊपर आपका पूरा अच्छे से कमांड होना चाहिए। इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो तो आप कर सकते हैं। RCC और स्टील जिसमें डिज़ाइंस काफ़ी होते हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हैं कि एक डिज़ाइन के स्टेप्स आप लिख सकते हैं हर टॉपिक से। जैसे बीम का डिज़ाइन का एक स्टेप आप लिख सकते हैं, स्लैब डिज़ाइन का, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कॉलम डिज़ाइन। तो इससे अगर आप स्टेप लिख पाते हैं तो उनको बार बार देखते रहेंगे, तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो वह हेल्प करेगा इन डिज़ाइंस के लिए। सिमिलरली स्टील स्ट्रक्चर्स में जो हमारा कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी हमें थोड़े बहुत डिज़ाइन के अप्रोच को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस होंगे, आपके क्लास में जो क्वेश्चंस कराए गए होंगे, इनको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हेल्प करेगा। अब स्टील स्ट्रक्चर में एक टॉपिक होता है गैंट्री गर्डर, जिससे कि अभी रिसेंटली 2 से 3 सवाल आए हैं। तो इनको स्टैंडर्ड बुकलेट में, इसके दुग्गल की बुकलेट में 2 से 3 सवाल दिए हुए हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो RCC के जो रिसेंट वाले टॉपिक्स हैं लाइक लिंटेल, स्टेयरकेस, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, DKT इंजीनियरिंग। अगर आप केवल इंजीनियरिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT इंजीनियरिंग। यहाँ आपको इंजीनियरिंग, खासतौर पर JEE मेन और JEE एडवांस से जुड़े टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मतलब इन सारे टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस है, 2 से 3 क्वेश्चन, उनको आप एक ब्रॉड कहीं पे लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और टेस्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप देखिए कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उनका सॉल्यूशन देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। और बाकी प्रीवियस ईयर को जितनी बार कर सकें उतनी बार करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो सिविल सर्विसेज के भी प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अगर टाइम मिल पा रहा है आपको, तो ये जो टॉपिक्स रिसेंट वाले टॉपिक्स हैं या जो न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएगी। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कवरेज एंड मोर प्रैक्टिस फॉर पेपर 1। और कैलकुलेटर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर में मतलब ट्रस्ट के क्वेश्चंस हैं जो टेबल बना के करनी होती है, तो उसको भी कभी कभी हमारा कैलकुलेटर में जो नई वाली कैलकुलेटर है उससे हो जाती थी सारी कैलकुलेशन। तो ये आपके टाइम को सेव कर सकता है। और स्ट्रक्चर एनालिसिस के प्रॉब्लम में इतनी प्रैक्टिस आप करके रखिए कि आपको बस देखते ही पता चल जाए क्वेश्चंस में कि हाँ, इसमें ये मेथड अपनाऊंगा तो मेरा कम टाइम लगेगा। आते हैं हम पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में एक्चुअली थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों हैं। तो न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, सॉइल हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, OCF, इनको तो हमारा कमांड होना चाहिए। प्रीवियस ईयर को
जितनी बार कर सकते हैं उतना करते रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर को करने से हमारा कवरेज हो जाएगा। बाकी जो इनके अलावा कुछ जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, जैसे कि हाईवे में मिसली जो हमारा मेंटेनेंस का टॉपिक होता था, हाईवे कंस्ट्रक्शन का, तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसको आप बार बार पढ़िए, उसमें पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए और उसी को बार बार याद रखिए, और अगर टेस्ट में वो क्वेश्चंस आता है तो आप वहाँ पे उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा टनल के जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, वेदर न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल, हमें उन्हीं को बार बार फोकस करना है। और टेस्ट में अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो उनको हमें वहाँ पे थ्योरेटिकल को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और टेस्ट में अगर कोई न्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है तो अगर हमें पता है तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ सॉल्यूशन लेके सॉल्यूशन से हम पढ़ लेंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे और उसको अगर मार्क करके रख लेंगे और लास्ट मोमेंट में वापस से रिवाइज कर लेंगे। अब कैलकुलेटर का यूटिलाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो हाइड्रोलॉजी में जैसे मस्किंगम राउटिंग का क्वेश्चन हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम कैलकुलेटर में इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो आप इसको देख सकते हैं, मस्किंगम राउटिंग के क्वेश्चन हुआ या और भी जो भी कैलकुलेटर से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है हाइड्रोग्राफ के। बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल और इन्वायरमेंटल के थ्योरेटिकल पार्ट है, इनको भी प्रीवियस ईयर से बार बार आप रीड करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल और आपका कवरेज भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप याद भी रख पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी फेच कर सकते हैं। सो नाउ मेंस के बाद अब लास्ट स्टेज बचता है इंटरव्यू स्टेज, जिसको जनरली हम पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसका नाम, पर उसको हम नॉर्मली इंटरव्यू स्टेज बोल देते हैं। तो अब इसके लिए हमें पहले तो रिज़ल्ट आने के बाद कुछ दिनों बाद DAF ओपन होता है, DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। तो हमें पहले डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है, क्योंकि यही हमारा बेस होता है इंटरव्यू पैनल के लिए। इसमें जो चीज़ हम लिखते हैं उसी को बेस मान के वो लोग क्वेश्चंस, इंटरव्यू पैनल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसको पूरा अच्छे से 8 पेज का होता है जनरली, इसको पूरा प्रॉपरली अच्छे से फिल करना है टाइम लेके और लोगों से कंसल्ट करके, क्योंकि इसमें आप जो भी फिल करेंगे यही आपका बेस रहेगा इंटरव्यू के लिए। तो मान लीजिए अगर आपने कोई जॉब किया है या जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब को अगर उसमें दिखाते हैं, अगर आप DAF में फिल किए हुए रहेंगे तो DAF के हर सेक्शन को आपका पर्सनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, जॉब से रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस का जो बैकग्राउंड है, आपको कोई अगर अचीवमेंट है पास्ट में, कोई आपकी हॉबीज़ है, इनके ऊपर आप फोकस करके इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को। और मॉक इंटरव्यू अगर आप दे सकते हैं तो मॉक इंटरव्यू दीजिए। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, 2 एटलीस्ट मॉक इंटरव्यू दे दीजिए, जिससे कि आपको बेसिकली एक थोड़ा अंदर से कुछ लोगों की होती है आदत की, मतलब वो वहाँ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप मॉक इंटरव्यू दे पा रहे हैं तो थोड़ा आप अपने आप को पता चल जाएगा, आपकी गलतियाँ पता चल पाएगी कि अच्छा आपने कहाँ गलत हो रहा है। तो मॉक इंटरव्यू का जो फीडबैक होगा उसको आप लीजिए और उसको उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। बाकी जैसे मैंने बताया कि जो आपका पर्सनल बैकग्राउंड है, लाइक आपका नेम की मीनिंग क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी स्कूलिंग कहाँ से किया है, तो उनका मतलब थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एज हम सिविल इंजीनियर हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हमें प्रिपेयर करती रहनी चाहिए। फिर आपकी जो हॉबीज़ है, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनको थोड़ा डिटेल में अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू फेच गुड मार्क्स इन पर्सनालिटी टेस्ट। बाकी इंटरव्यू के लिए टेक्निकल्स जो सब्जेक्ट हैं उनको हमें अच्छे से रिवाइज करने हैं। जो हमने प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाए थे उन नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देख के जाने हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं एक इंटरव्यू गाइडेंस की बुकलेट निकालती है, उनको
आप अगर कवर कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या पर्सनालिटी टेस्ट में। तो ये बेसिकली हेल्प करेगा। उन बुकलेट्स को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए और खुद से ही मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे कोई क्वेश्चन है, आपने कोई क्वेश्चन देखा, उसको ढक दिया और ढकने के बाद हाथ से ढक दिया, उसके बाद आपने मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हेल्प करेगा इंटरव्यू स्टेज में अच्छे मार्क्स आने की। बाकी एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब आपका मेंस का रिज़ल्ट आ गया, अगर आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद आप एक कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर है, वेदर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इनको आधे घंटे आप फॉलो कर सकते हैं। और चूँकि हम अगर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सिविल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इनको फोकस करना चाहिए और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। सो इससे एक आपकी वेल राउंड पर्सनालिटी डेवलप होगी और आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं डीकेटी के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी शेयर की ईएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डीकेटी को। और अगर किसी एस्पिरेंट्स को कोई भी क्वेरी हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकता है, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।